हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर 6 के साथ। और जैसा कि आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम करेंगे प्रैक्टिस शीट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, प्रैक्टिस शीट स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8। पर उससे पहले एक बार क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू, बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ लिया था। ये जो वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है। आई होप ये हमको सबको याद है। तो वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू ये मेरे को याद है कायदे से, है ना। इस पे हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस किए थे, रस्सी लटका दी थी, है ना। तो बस हमको दिमाग में क्या रखना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब बेटा उसके बाद मैंने पावर आपको पढ़ाया था, म्यू वीपी स्क्वायर भी आया था एक्सप्रेशन, एवरेज पावर आया था 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, है ना। इसके इलस्ट्रेशंस नहीं हो पाए थे पावर के, वो भी आज हम करेंगे। ये कैसे निकाला था बेटा, दो तरीके थे। एक तो मैंने प्रूव किया था कि du और d के बराबर है। हर एक छोटे एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी प्यारे बच्चों वो बराबर आएगी। ये मैं आपको सिखा चुका था। हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बराबर आएगी। हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी आएगी बराबर आएगी। और उसको जोड़ के हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली थी। dt टाइम में जो डीई एनर्जी का ट्रांसफर लिया था, फिर डीई बाई dt से पावर निकाली थी और एफ डॉट वी से भी निकाली थी। जैसे यहां पर जब ये वेव इधर जा रही है ना, तो इस वाले पार्ट पे ये जो लाइन अगर यहाँ पे एक इमेजिनरी मान लो, जो वीपी वाली लाइन बन रखी है, इससे राइट वाले पार्ट को ये टी फोर्स से खींच रही रस्सी, और वेलोसिटी पार्टिकल की नीचे को अगर वेव इधर को जा रही है, वेव अगर बेटा पॉजिटिव में जा रही है तो बेटा ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, इसलिए ये नीचे आएगा। तो बेटा एफ डॉट वी होती है पावर, वो क्या आ जाएगी टी वीपी का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड हो गया टी, वीपी का मैग्नीट्यूड मॉड वीपी लिख दिया, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा। एफ डॉट वी में एफ वी कॉस 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है। अब साइन थीटा टेन थीटा एक ही बात है, क्योंकि हम तो लेते हैं इलोंगेशन बहुत कम है, जो स्लोप है वो ज्यादा नहीं है। तो बेटा ये क्या निकल के आएगा टी, और मॉड वीपी क्या हो जाएगा माइनस वीपी। मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी हो जाएगा बेटा माइनस वीपी, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करेंगे, एक और नेगेटिव लगा देंगे। साइन थीटा कह लो, टेन थीटा कह लो, वो हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स। टेन थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना, जो हो गई स्लोप। जो क्या हो गई स्लोप। अंडर रूट टी बाय म्यू वेलोसिटी है, वहां से टी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी म्यू वी स्क्वायर। वो आपने क्या किया, यहां पे पुट कर दी, म्यू वी स्क्वायर माइनस वीपी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे को है, नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड बेटा लिखना है, तो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन गया। अब Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स, Vp इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। बेटा डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। आई होप ये आपको याद होगा। तो माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स को Vp कह दिया, तो म्यू Vp स्क्वायर वी हो गया। तो म्यू Vp स्क्वायर वी हो गया, और Vp कैसे लिखेंगे, Vp हो गया बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कितनी तेजी से पार्टिकल y में चल रहा है, डेल वाई बाय डेल टी। y है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, है ना। डेल वाई बाय डेल टी बेटा क्या निकल के आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ए ओमेगा, तो वीपी में एक तो ए ओमेगा आएगा और साथ में कॉस आएगा, और कॉस की जो एवरेज होगी बेटा, क्योंकि वीपी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की एवरेज हाफ कल भी सिखाया था, वही आपके सामने पुट करके दिखाया। आई होप मैं आपको रिवाइज करा पाया हूं। मैं प्यारे बच्चों फिर से आपको बता देता हूं, ये एवरेज पावर कैसे निकाली। वीपी होगा डेल वाई बाय डेल टी, ए ओमेगा आएगा और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, पर उसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा हाफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओमेगा को 2 पाई एफ कह लीजिए या 2 पाई न्यू, यहां से एवरेज पावर आ गई थी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। तो बेटा कल हमने बेटा एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव में क्या क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर एक एलिमेंट की बराबर होती है। कोई अगर छोटे से पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो भी वही है, और छोटे से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी पूछे तो भी वही है। ये हमने बेटा पढ़ लिया था। अब और बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि ये चीज तो पढ़ ही ली थी, और साथ में बेटा हमने उससे टोटल एनर्जी निकाली थी, है ना। और टोटल एनर्जी जो डीई आई थी एलिमेंट की, डीटी टाइम में वही एनर्जी डीएक्स ट्रेवल करके इधर आई, तो डीई बाई डी को हमने पावर बोला था, या एफ डॉट वी। बेटा दो तरीकों से पावर निकाली थी, सेम आई थी। एक मैंने आपको रिवाइज कराया, है ना। तो बेटा ये एवरेज पावर आ गई। इस पे इलस्ट्रेशंस नहीं किए थे, जो भी मैं आपको करा देता हूं। और एवरेज पावर बेसिकली क्या चीज है बेटा, जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग को पकड़ के एनर्जी दे रहा हूं, एक सेकंड में जो मैंने वर्क किया, एक सेकंड में जो वर्क किया, दैट इज एवरेज पावर। टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज एवरेज पावर।
तो बेटा 1 सेकंड में जो मैंने वर्क किया उससे क्या हो गया, v लेंथ में एनर्जी फैल गई। जो मैंने वर्क किया उससे v लेंथ में एनर्जी फैल गई, है ना। 1 सेकंड में जो मैंने वर्क किया उससे v लेंथ में एनर्जी फैल गई। तो v लेंथ की एनर्जी है एवरेज पावर। v लेंथ की जो एनर्जी है, v लेंथ में जो एनर्जी, दैट इज एवरेज पावर। बेटा मैंने जो वर्क किया ना बेटा 1 सेकंड में, वो v लेंथ में फैल जाएगा, क्योंकि जो मैंने एनर्जी देनी शुरू करी वो आगे फ्लो कर रही है। कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ वेव v है। तो बेटा वो v लेंथ की जो एनर्जी है बेसिकली, दैट इज एवरेज पावर। तो बेटा एवरेज पावर इज नथिंग बट एनर्जी इन v लेंथ। एवरेज पावर इज नथिंग बट एनर्जी इन v लेंथ। अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, हमने जो पावर पढ़ा था टॉपिक, है ना, इस पे हमने इलस्ट्रेशंस कल रह गए थे। आइए कुछ एक इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, 4-5 इलस्ट्रेशंस करते हैं और फिर चलते हैं आज के काम पे, जो कि डिसाइडेड था। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 1, एसओटी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और एचसीवी के हम कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे 1 to 30 में से। वो जो रिपीटेड होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बस तरीका बताएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्टिवली सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस शीट, उसमें रिपीटेशन काफी ज्यादा है एचसीवी में, तो हम रिपीटेशन वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप करेंगे, है ना, आई होप। लेकिन जो मैं छोड़ूंगा वो बहुत ऐसे होंगे कि सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ छोड़ ही देना चाहिए, वो आपको खुद करना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पावर के इलस्ट्रेशंस के साथ। आइए प्यारे बच्चों, आप पावर से रिलेटेड कुछ एक इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला इलस्ट्रेशन, ये रहा आपके सामने, और एक बार सुनते हैं फटाफट से पहला इलस्ट्रेशन। A wave moving with constant speed on a uniform string passes the point x equal to 0 with amplitude a naught and angular frequency omega naught and average rate of energy transfer p naught. As the wave travels down the string, it gradually loses energy, and at the point x equal to L, the average rate of energy transfer becomes p naught by 2. At the point x equal to L, angular frequency and amplitude are respectively. प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा जैसे जैसे वेव पास कर रही है इट इज लूजिंग एनर्जी, और बिकॉज ऑफ दैट जो पावर ट्रांसमिशन है बेटा वो पी नॉट बाई 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी वो लगातार लूज करती जा रही। तो बेटा होगा क्या, अगर एनर्जी लूज कर रही है, बेटा आप मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा हो सकता है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाए दूर जाते जाते, लेकिन जितनी बार मैंने इधर से रस्सी हिलाई, हिलेगी उतनी बार थोड़ा कम हिलने लग जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। आप फॉर्मूले से मत सोचने लग जाना कि भैया मेरे को पावर हाफ करनी है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू वी को हाफ करना है तो फ्रीक्वेंसी को 1/√2 करने लग जाए, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा, एम्पलीट्यूड 1/√2 हो जाएगा। अगर एनर्जी कभी कोई कह रहा है लूज हो गई तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। अगर इधर से रस्सी हिला रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे एयर है, कुछ एनर्जी लूज हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी। सोचो आपने एक ही किंक दिया तो किंक थोड़ी ना गायब हो जाएगा। अगर आपने एक ही बार एक पल्स जनरेट करी, है ना, आपने जस्ट एक चूहा एक जनरेट किया, अब वो जो चूहा जा रहा है वो चूहा छोटा हो जाएगा, लेकिन चूहा गायब नहीं हो रहा है ना। अब ये बहुत सारे आपने क्या किया, वेव ट्रेन जब बनाई तो बहुत सारे किंक्स आ रहे हैं बेसिकली, तो किंक गायब नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा नहीं होगी, व्हाट विल डिक्रीज इज एम्पलीट्यूड। तो बेटा पावर को हाफ करने के लिए तरीका क्या है बेटा, 2 पाई स्क्वायर, यहां पर लिखा हुआ फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। फ्रीक्वेंसी 1/√2 नहीं सोचेंगे, म्यू चेंज हो नहीं रहा है, वेलोसिटी √t बाय म्यू चेंज हो नहीं रही, चेंज क्या होगा, एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स होगा, तभी पावर हाफ होगी। तो एम्पलीट्यूड विल बिकम 1/√2 टाइम्स, एम्पलीट्यूड विल बिकम 1/√2 टाइम्स। बहुत सारे पावर के क्वेश्चन इसी पे ही रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, कि 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, बस आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें और होते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 2 पे। The average power transmitted through a given point on a string supporting a sine wave is 0.4 watt when the amplitude of wave is 2 millimeter. What average power will transmitted through this point its amplitude is increased to 4 millimeter. बेटा 4 मिलीमीटर अगर एम्पलीट्यूड होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं जस्ट मेरे को कह रहे हैं 2 मिलीमीटर था, कह रहे हैं वही रस्सी है, सब कुछ वही कंडीशन है, बस एम्पलीट्यूड डबल कर दिया। तो बेटा एम्पलीट्यूड डबल करने से कह रहे फ्रीक्वेंसी वही, सब कुछ वही है, स्ट्रिंग वही की वही, बस हमने एम्पलीट्यूड को डबल किया, तो पावर कितने टाइम्स हो जाएगी डबल करने से, 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पे 1.6 वॉट्स, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन था, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, एम्पलीट्यूड डबल के कह रहे बाकी सिचुएशन सेम एज इट इज, है ना। क्वेश्चन आपके सामने, आप चाहे तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, लेकिन बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम्पलीट्यूड डबल किया तो पावर क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। आइए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इन सबसे बेटर। आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। Sinusoidal waves 5 cm in amplitude are to be transmitted along a string having a linear mass density equal to 4 into 10 की power minus 2 kilogram per meter. If the source can deliver an average power of 90 watt and the string is under a tension of 100 Newton, then the highest frequency at which the source can operate is, take pi square equal to 10.
बेटा एवरेज पावर जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, है ना। पावर जो बेटा एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, तो बेटा एम्पलीट्यूड मेरे को गिवन है, म्यू मेरे को गिवन है, वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है गिवन है, अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू भी गिवन है, टी भी गिवन है, ठीक है। अब बेटा खाली फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ही पावर की मैक्सिमम वैल्यू, उससे ज्यादा वो पावर डिलीवर ही नहीं कर सकता। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, पावर मैक्सिमम वाली पुट कर ली, है ना। 2 पाई स्क्वायर 10 है, क्वेश्चन में कह रखा है ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, है ना। न्यू स्क्वायर ये मेरे को निकालना है बेटा, एक ही तो अननोन, अगर वो भी दे देंगे तो मजा नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाते करना क्या है। म्यू क्या है 4 इंटू 10 की पावर -2 अंडर रूट टी बाई म्यू। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। अब बेटा यहां से बेटा देखो, आप ध्यान से देखो, ये 0 गया, ये 0 गया, है ना। ये 4 का अंडर रूट 2 आएगा, ये भी गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आप हर जगह अंडर रूट ले लो तो आप ध्यान से देख पाओगे ये 3 बन गया, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इसका स्क्वायर था तो 5 इंटू 10 की पावर -2, और ये न्यू बन गया, ठीक है। और ये 4 इंटू 10 की पावर -2 है तो ये 2 इंटू 10 की पावर -1 बन जाएगा। ये क्या था 100 आया था बाहर, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बेटा, आपके सामने आंसर आ चुका है, आई होप आप समझ पाएंगे। तो बेटा ये आंसर क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5, यहाँ पे 10 की पावर -2 है तो उधर जाके 100 हो जाएगा, और ये 2 भी बेचारा घूम रहे हैं तो 2 को भी नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पे तो 100 आ गया ऊपर और 2 नीचे आ गया, तो ये बन गया बेटा 20, है ना। ये 10, तो ये क्या निकल के आ जा रहा है प्यारे बच्चों 30 हर्ट्ज। क्या निकल के आ जा रहा है आंसर 30 हर्ट्ज। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। A 6-meter segment of a long string has a mass of 180 gram. A high-speed photograph shows that the segment contains 4 complete cycles of a wave. The string is vibrating sinusoidally with a frequency of 50 Hz and a peak-to-valley displacement of 15 cm. The peak-to-valley displacement is the vertical distance from the farthest positive displacement to the farthest negative displacement. Write the function that describes this wave traveling in positive x direction. B. Determine the average power being supplied to the string. प्यारे बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, पीक टू वैली डिस्टेंस ये, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, वहां से एम्पलीट्यूड पता लगे, और कह रहे हैं 4 साइकिल्स हैं 6 मीटर में, है ना। तो बेटा लेमडा क्या आ गया यहाँ से 1.5 मीटर, ठीक है, लेमडा भी आपके पास आ गया 1.5 मीटर। तो यहां से अब आपको पहले तो बेटा कह रखा है कि बेटा वेव फंक्शन बताओ क्या बनेगा। बेटा ये थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा, क्यों, क्योंकि आज तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वेव फंक्शन बताने के लिए, बेटा अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो ये तो बिल्कुल पक्का है, एम्पलीट्यूड आएगा सबसे पहले y = a sin ओमेगा t - kx, जो a ये रहा 7.5 इंटू 10 की पावर -2 साइन ओमेगा t, ओमेगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई f, f क्या है 50 हर्ट्ज क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 पाई इंटू 50 क्या हो जाएगा 100 पाई t माइनस के एक्स, के क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा क्या है 1.5, तो 2 पाई अपॉन 1.5, 2 पाई अपॉन 3/2 क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 3 एक्स। अब बेटा क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है कि आगे क्या है, क्योंकि मेरे को इनिशियल कंडीशन ही नहीं गिवन है। जब मैं पहले आपको क्वेश्चन कराता था मैं बोलता था एट t = 0 पार्टिकल एट x = 0 इज एट a/2 एंड मूविंग अपवर्ड, तो a sin ओमेगा t + π/6 y0t मिलता था, फिर yxt निकालते थे कि x पे t टाइम पे वही होगा जो 0 पे t - x/v पे हो चुका है, yxt is y0t - x/v, तब कर पाते थे। पर बेटा यहां पर मेरे को इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो मेरे को फाइ के फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा आंसर, जो कि बड़ी अजीब बात है ना। पर ये एक मतलब स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इलस्ट्रेशन लिया कि कभी अगर ऐसा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्टली फाइ लिख देना कि हम ये नहीं बता सकते, ये हमारी पहुंच से दूर की बात है ना। तो कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा +5 टाइप का, मतलब वो जो एक कांस्टेंट फेज कांस्टेंट जो है वो आप नहीं बता सकते, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या था बेटा, पावर। पावर क्या होती है बेटा, एवरेज पावर बतानी है, ये हमको कैलकुलेट करनी है, क्या होगी 2 पाई स्क्वायर 10 होता है, a स्क्वायर 7.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर, न्यू स्क्वायर क्या है 2500 म्यू v। अब म्यू मेरे को नहीं दिख रहा कहीं पे, है ना, म्यू मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को जितना डेटा गिवन था उसमें म्यू कहीं नहीं, ओ सॉरी मास गिवन है लेकिन लेंथ भी गिवन है,
तो m/l पता लग गया कितना 0.18 किलोग्राम हो गया, अपॉन 1000 करूंगा अपॉन 6, तो 0.18/6 म्यू आ गया। अब v तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कहीं पे, तो v को क्या लिखना पड़ेगा, v हो जाएगा बेटा √t/μ। t क्या मेरे को पता है, टेंशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन है, ये भी गिवन नहीं, तो इसका मतलब √t/μ भी यूज नहीं कर सकता, तो क्या यूज करूंगा, v = f लैम्डा, v = f लैम्डा। f क्या है 50 और लैम्डा क्या 1.5, तो बेटा क्या हो जाएगा 15 × 5 75, बस वेलोसिटी भी आ गई 2π² a² μ v, है ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, गुड बॉय बन के ना फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है, आप कर लेंगे। आंसर इसका क्या आएगा, है ना, वो जरूर मैं भी आपके सामने लिख देता हूं। आंसर जो इसका निकल के आएगा वो मैं आपको बताया था, लेकिन बेटा प्रोसेस क्या है पहले वो सुन लीजिए। 2π² a² μ², π² 10 ले लिया, एम्पलीट्यूड पीक टू वैली डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो 7.5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। म्यू हो गया 2π² a² μ², फ्रीक्वेंसी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2500, म्यू बेटा क्या हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे किलोग्राम पर मीटर इंटू वी, ठीक है। और बेटा ये जो आंसर निकल के आ रहा है इसका, वो निकल के आ रहा है 625, है ना। कैलकुलेशन ज्यादा भयानक नहीं है, पर मैं कर रहा हूं, है ना, टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ऐसा करते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 को भी एक बार सुन लेते हैं, इसको एक बार पहले रब कर लेते हैं, है ना। बेटा इसमें कुछ नहीं बेटा, पीक टू वैली डिस्टेंस एक नया नाम आया, और v = f लैम्डा यूज करके मेरे को v निकालना पड़ा, ये डायरेक्टली गिवन नहीं था, तो कोई खास मुश्किल नहीं था। तो ऐसा करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 आपके सामने है। A transverse wave of amplitude 5 mm and frequency 10 Hz is produced on a wire stretched to a tension of 100 Newton. If the wave speed is 100 meter per second, what average power is the source transmitting to the wire? बेटा एवरेज पावर फिर से वही क्वेश्चन है, 2π² क्या हो जाएगा 10, 2π² a², एम्पलीट्यूड क्या गिवन है 5 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, 2π² a², μ² क्या हो गया 100, 2π² a² μ², म्यू v, म्यू मेरे को कहीं नहीं दिख रहा, फिर कैसे करेंगे √t/μ, √100/μ, ये हो जाएगी वेलोसिटी जो 100 है, तो म्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहां से क्या पता लग गया 0.01, तभी 100 बनेगा 100² तभी, तो म्यू हो गया 0.01, 2π² a² μ², म्यू v क्या 100, तो इन दोनों की तो छुट्टी हो गई। ये कैलकुलेशन बेटा फिर मतलब बिल्कुल बकवास है, 5² 25, 25 2 = 50, 50 तो ये बन गया। अब ये 10⁻⁻6 है, इंटू 10 है, इंटू 100 है, तो क्या बन जा रहा है 10⁻⁻3। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 100 10,000 है ना, एक 10⁻⁻3 कट जाएगा, एक बच जाएगा, और 50 था तो 50 मिलीवॉट, 50 मिलीवॉट। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर प्यारे बच्चों मेरे से पूछा गया है, ये एक वेव का स्नैपशॉट दे रखा है मेरे को, जो कि वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट की तरफ जा रही है। कह रहे हैं विच पॉइंट हैव एन अपवर्ड वेलोसिटी। बेटा अपवर्ड वेलोसिटी किस किस पॉइंट की होगी, आप सोच के देखिए बेटा। जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये पॉइंट को ऊपर जाना पड़ेगा, जब ये आगे आएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब ये आगे आएगा तो ये पॉइंट ऊपर। तो अपवर्ड किस किस की होगी, DEF, तो पहले पार्ट का आंसर होगा DEF, है ना। और अगर आपको फॉर्मूले से इंटरेस्टेड तो VP = -v∇y/x। अब सोच के देख लीजिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पॉजिटिव कब होगी, ये नेगेटिव है जब ये भी नेगेटिव हो, मतलब, और ∂y/x नेगेटिव कब होता है, डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे आई होप मैं आपको समझा पाया, DEF पे क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया VP पॉजिटिव। अब बेटा अगला पार्ट है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव भी पूछिए कहां पे होगी और जीरो भी पूछिए। तो डाउनवर्ड कहां पे होगी बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर फॉर्मूले से देखा हो तो जहां पे ये इंक्रीजिंग होगा ∂y/x पॉजिटिव होगा, वो कहां पे, A और B पे, वो कहां पे, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में किधर होगी, A और B और H पे, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो आप ऐसे सोच सकते हैं नीचे आएगा, आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल नीचे मूव करेगा, तो ABH, ठीक है। अब जीरो कहां होगा, जहां ∂y/x जीरो है, दैट इज G पे और C पे, है ना। CG पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जीरो होगी। मैंने आपको पहले फील भी करा रखा है, ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल की हाइट सेम है। जब ये आगे जाएगा तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा, जब ये यहां से यहां पे आएगा
तो ये पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जो जहां पे मैक्सिमा होता है, जहां पे डेल वाई बाय डेल एक्स जीरो होता है या मिनिमा होता है, वहां पे बेटा आसपास में दोनों वाई बराबर होते हैं। जब ये आगे मूव करेगी पल्स, तो क्या होगा, dt टाइम में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। बाकी सबका देखो आप ध्यान से, dt टाइम में ये कुछ नीचे आता हुआ दिख रहा है, पर यहां नहीं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा जीरो कहां पे होगी वेलोसिटी, सी और जी पे। और पूछा है इसके बाद मैक्सिमम कहां पे होगी, which points have maximum magnitude of velocity। बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं ए और ई पे, है ना, या कह सकते हैं जहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, वो भी कहां पे होगा, ए और ई पे। स्लोप मैक्सिमम, ऊपर जाते जाते स्लोप कम हो रही है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहां मैक्सिमम होती है, जहां स्लोप मैक्सिमम होती है, या जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये दिखा रखा है एक स्नैपशॉट, x इक्वल टू 2 का मतलब हमको x इक्वल टू 2 पे जो पार्टिकल है वो कैसे नाच रहा है उसके बारे में दिखा रखा है, नंबर 1। और नंबर 2 हमको ये दिखा रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिखा रखा है। ये भी किस पार्टिकल के लिए दिखा रखा है, y x, अच्छा ये तो y x है, t इक्वल टू 3 पे। ये स्नैपशॉट दिखा रखा है t इक्वल टू 3 पे, ये स्नैपशॉट है। ये yt है x इक्वल टू 2 वाले पार्टिकल का, और ये yx हमको एक स्नैपशॉट दे रखा है स्ट्रिंग का एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा। वेवलेंथ स्नैपशॉट से वेवलेंथ मिल जाएगी। ये रहा स्नैपशॉट yx, बेटा 1 से 4 तक, एक मतलब दैट इज 1 से 5 तक, दैट इज 4। वेवलेंथ क्या हो गई, 4, ठीक है, 4 मीटर्स। तो वेवलेंथ हो गई 4 मीटर्स। इसके बाद पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, ऑसिलेशंस पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता लग रही है, 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन, 4 सेकंड में एक ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1/4। और वेवलेंथ क्या आ गई, 4, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, एफ लैम्डा, वो क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। हो गया पहला पार्ट खत्म। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है एफ लैम्डा, है ना। लैम्डा 4 आ चुका था, कैसे पता लगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4। बड़ा इजी था क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बकवास। अगला, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बेटा हर एक पार्टिकल एसएचएम करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एसएचएम में ए ओमेगा। क्या होती है, ए ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो ए क्या है, ए तो दिखा रखा था यहाँ पे 3 mm है, आई होप, है ना। हाँ, ए दिखा रखा है 3 mm, ठीक है, ये 3 mm है। तो 3 मिलीमीटर पर सेकंड में हो जाएगी। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2πf। एफ क्या है, 1/4। π/2 इंटू 3, 3π/2 मिलीमीटर पर सेकंड। ये आ गया बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा पार्टिकल का, ओमेगा स्क्वायर है। आई होप ये हमको मालूम है बेटा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, बेटा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैक्सिमम क्या हो जाएगी, ए ओमेगा, है ना। और d2x/dt स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, x आता है एक्सेलरेशन, x की मैक्सिमम वैल्यू a। तो ओमेगा स्क्वायर ए, मैग्नीट्यूड बताना है तो ओमेगा स्क्वायर है। बस खाली एक और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कह सकते हैं 3π/2 तो था ही, एक और ओमेगा 2πf, f के है 1/4। तो ये कितना आ जाएगा 3, ये π/2 बन गया 3π²/4, 3/4π², ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 4, एट x इक्वल टू 2। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बताना है, खाली मैग्नीट्यूड। अब बेटा वेव पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में जा रही है मेरे को पता नहीं, लेकिन y-x ग्राफ से मेरे को स्लोप देखनी है। लेकिन कौन से पार्टिकल की देखनी है, x इक्वल टू 2 पे जो है और t इक्वल टू 4 पे। बेटा ये t इक्वल टू 3 पे दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ वेव है 1 मीटर पर सेकंड। बेटा या तो वेव पॉजिटिव में जा रही होगी या नेगेटिव में, तो इसका मतलब है जो x इक्वल टू 2 पे है मेरे को स्लोप बतानी है। बेटा जो अभी t इक्वल टू 3 सेकंड पे हो रहा है, 4 सेकंड पे क्या होगा, या तो ये पोजीशन यहाँ पे पहुंच जाएगी या ये, और दोनों पे तो स्लोप सेम है। अगर ये भी आ जाएगी, यहाँ पे जितनी नेगेटिव आएगी यहाँ पे उतनी पॉजिटिव आएगी, फर्क क्या पड़ता है। बेटा यहाँ जो स्लोप होगी 1 पे, बेटा 2 पे वही तो चीज होने लग जाएगी। या तो वेव पॉजिटिव में जा रही होगी तो 1 सेकंड में 1 मीटर आगे बढ़ जाएगी, तो ये कंडीशन बन जाएगी, है ना। या ये पीछे हट जाएगी तो 1 सेकंड में 1 मीटर पीछे आ जाएगी, तो ये चीज बन जाएगी। तो बेटा जो स्लोप है बेटा x इक्वल टू 2 पे, है ना,
बेटा x इक्वल टू 2 पे t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे जो स्लोप है, बेटा t इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे जो 1 मीटर इधर जो स्लोप होगी, बेटा वो वेव इधर ही तो मूव कर जाएगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है। कह रहे हैं स्लोप बताओ x इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 4 पे। बेटा जो यहां हो रहा है वही तो 1 सेकंड बाद यहां होने लग जाएगा। और यहां बेटा स्लोप क्या है, स्लोप अगर बतानी बेटा बेटा बेसिकली मैक्सिमम स्लोप ही पूछ रहे हैं। और मैक्सिमम स्लोप अभी भी मैंने आपको बताई थी बेटा, जहां पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम होती है वहीं तो स्लोप मैक्सिमम होगी, vp इक्वल टू माइनस वी डेल बाय डेल एक्स। और ये मैं बहुत अच्छे से फील करा चुका हूं आपको ये बात थ्योरी पार्ट में, कि जहां पे आप सोच के देखिए, जब ये dt टाइम में dx आ गया तो ये पार्टिकल इतना नीचे आएगा, और जब यहां वाला पार्टिकल dt टाइम में इतना आगे जाएगा तो ये इतना नीचे। कौन ज्यादा नीचे आ रहा है, यहां जहां स्लोप ज्यादा वहीं पे ही डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रही है, और ये वाला पार्टिकल जब आगे जाएगा तो ये वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो स्लोप जीरो और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी जीरो। बहुत ही सिंपल बात कह रहा हूं। तो vp इक्वल टू माइनस वी डेल बाय डेल एक्स से हमको ये समझ में आ रहा है जहां स्लोप ज्यादा वहीं पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज्यादा। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैं निकाल चुका था 3π/2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में क्या जाएगी, इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, माइनस वी। और वेलोसिटी ऑफ वेव कितनी दे रखी है बेटा 1, अभी निकाली थी मैंने। और मैक्सिमम स्लोप यही मेरे को निकालनी है। ये क्या निकल के आ गई, 3π/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3π/2 इंटू 10, क्योंकि बेटा इधर भी मीटर पर सेकंड है तो इधर भी मिलीमीटर पर सेकंड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर है। तो बेटा क्या आ गया, 3π/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, है ना। तो ये क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट x इक्वल टू 2 एंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बेटा 4 सेकंड पे जो चीज यहां हो रही है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये यहां मैक्सिमम स्लोप वाला पोर्शन पहुंच जाएगा x इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जब ये प्लेट 10 सेंटीमीटर गिरती है, यहां पर बेटा एक लाइट पॉइंटर है, ये ऑसिलेट कर रहा है और ऑसिलेशंस को हम नोट कर रहे हैं। जब ये 10 सेंटीमीटर ये प्लेट गिरती है, फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो बेटा उसके 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं। इसके 8 ऑसिलेशंस कंप्लीट होते हैं जब ये प्लेट 10 सेंटीमीटर फ्रीली फॉल करती है। तो अगर बेटा फ्रीली फॉल कर रही है तो टाइम कितना लगा होगा गिरने में, बेटा फ्रीक्वेंसी पूछी है मेरे से, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे, है ना। तो बेटा नीचे जब गिरेगी s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आप लगा दीजिए, है ना। तो बेटा u तो 0 हो गया, s हो गया 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1, हाफ 10 t स्क्वायर। और टाइम बेटा यहां से आप निकाल लीजिए, ये टाइम कितना आ गया, टाइम निकल के आ गया 0.01, ये 0.1/10 क्या है 0.01, या आप कह सकते हैं 2/100, तो √2/10 सेकेंड्स। तो √2/10 सेकेंड्स में 8 ऑसिलेशन हो रहे हैं। √2/10 सेकेंड्स में 8 ऑसिलेशन होते हैं। 8 ऑसिलेशन इतनी देर में हो रहे हैं। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा, मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा, एक ऑसिलेशन होगा प्यारे बच्चों अपॉन 8 कर देंगे। जितनी देर में 10 सेंटीमीटर गिर रहा है, वो जो टाइम आपने निकाला उतनी देर में 8 ऑसिलेशन हो रहे हैं। एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा अपॉन 8, √2/8, ये हो गया टाइम पीरियड, √2/80 क्योंकि अपॉन 8 आएगा। तो ये हो गया एक ऑसिलेशन इतनी देर में होगा, इतने सेकंड्स में, ये हो गया टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टाइम पीरियड, 80/√2, ये 40 इंटू 2/√2 हो जाएगा 40√2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40√2, फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ जाएगी 40/√2। आई होप ये आपको क्लियर हो पाया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, जितनी देर में 10 सेंटीमीटर गिर रहा है उतनी देर में 8 ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में होगा बेटा, जो भी टाइम लगा होगा उसको अपॉन 8 करना है। टाइम कैसे निकाला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वैसे तो अगर कभी भी h हाइट गिरने का टाइम बताना हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो √2h/g होता है ना। ये आपको याद भी रहना चाहिए, है ना। तो √2h/g, बस उसको आपने यूज किया, √2h हो गया 0.1, है ना, बाय 10, तो 2/100 हो गया, √2/10 आ गया, है ना। ये टाइम आ गया गिरने का, 8 ऑसिलेशंस का टाइम। तो एक ऑसिलेशन इतनी देर में हो गया, टाइम पीरियड आ गया, 1 बाय टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आ गई 80/√2 या 40√2 कह सकते हैं। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही बकवास है। कह रहे एक स्ट्रिंग को ना हमने पहले x खींच रखा था, उसको, है ना। और कह रहे हैं कि एग्जैक्ट में बताए तो क्वेश्चन, एक्सटेंशन इन अ स्ट्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ इज x, ठीक है। स्पीड ऑफ the wave in the stretched string is v. If the extension in the string is increased to 1.5x, find the new wave speed. New wave speed पूछी है, यूज करना है √t/μ। यूज क्या करना है प्यारे बच्चों, √t/μ।
अब देखिए बेटा, अब हमको करना क्या होगा बेटा, अगर एक्सटेंशन 1.5 टाइम्स हो गया तो यहां से मेरे को ये बिल्कुल पक्का पता लग गया टेंशन जो होती है बेटा वो kx होती है। दैट इज, जो अगर एक्सटेंशन 1.5 टाइम्स हो गया तो टेंशन जो है वो t से 1.5 t हो गई। अब वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू। और यहां पर क्वेश्चन में मतलब ये कहना चाहिए था वैसे कि जो स्टिफनेस है स्ट्रिंग की वो बहुत ज्यादा है, कि जो इलोंगेशन है वो बहुत कम है लेंथ के कंपैरिजन में, कि सच दैट जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, एक्चुअली लेंथ l प्लस एक्स, पहले लेंथ l प्लस एक्स थी, बाद में l प्लस 1.5x हो गई। तो ये जो पार्ट है इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल कहना चाहिए था। जैसे लोहे टाइप की वो स्ट्रिंग है, मतलब या मतलब कॉटन की है, मतलब जो खिंचाव आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है ना। तो बेटा यहाँ पर म्यू जो है वो एज इट इज रहेगा। तो टेंशन 1.5 टाइम्स अगर हो गई तो वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी अंडर रूट टी अंडर रूट 1.5 टाइम्स हो जाएगी। और अंडर रूट ऑफ 1.5 क्या होता है, 1.22, तो 1.22 v हो जाएगी। पर अगर मान लो कि ये क्वेश्चन वैसे अगर मेरे को कोई कहेगा तो मैं इसको थोड़ा सा एम्बिगुअस कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मतलब ये नहीं मेरे को डायरेक्टली कैसे आएगा एज अ स्टूडेंट दिमाग में कि मास पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं ऑटोमेटिकली कि मास पर यूनिट लेंथ वही है। पर अगर मान लो, मैं जस्ट बताता हूं कि अगर इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाया जाए तो पता है किस तरीके से हुआ। मान लो कोई कह देता नेचुरल लेंथ भी स्ट्रिंग की x है, ठीक है, तो पहले जो वेलोसिटी v थी वो अंडर रूट टी बाई म्यू थी, और म्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी हो गई बेटा, नेचुरल लेंथ x थी और एक्सटेंशन भी x, तो ये हो जाएगा m बाई 2x, दैट इज अंडर रूट 2tx बाई m, ठीक है। अब उसके बाद जो वेलोसिटी हो गई बाद में वो v डैश हो गई मान लो, तो अंडर रूट ऑफ 1.5t अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी हो गई बेटा, x थी लेंथ, मान लो नेचुरल लेंथ x थी, अब 1.5x का इलोंगेशन आ गया तो कितनी हो गई 2.5x, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट, अब ये 2.5 इंटू 1.5, 2.5 इंटू 1.5 tx बाय m। तो अगर बेटा v डैश को v की टर्म्स में निकालना तो v डैश बाय v कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, tx बाय m तो कट जाएगा, tx बाय m तो कट जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा 3/2, 5/2, 15/4, और इसका 2 एक और आ जाएगा तो 15/8, अंडर रूट ऑफ 15/8, तो v डैश हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15/8v, अंडर रूट ऑफ 15/8v, तो v डैश इज अंडर रूट ऑफ 15/8v। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा अंडर रूट टी बाई म्यू से आप रफ्तार निकालिए। अगर नेचुरल लेंथ x थी, x का इलोंगेशन तो लेंथ हो गई 2x, तो m बाई 2x। ये बताया क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप घबरा ना जाए। आपको मैंने एक और वैरायटी दिखा दी, आप समझ लीजिए, है ना। और अगर मेरे को कोई कह देता है स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब इलोंगेशन बहुत कम है, मास पर यूनिट लेंथ विल रिमेन दी सेम, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा पहले लेंथ 2x थी, मास पर यूनिट लेंथ इतना हो गया, और बाद में क्या हो गया 1.5x का इलोंगेशन, x नेचुरल लेंथ तो 2.5x हो गया मास पर यूनिट लेंथ, है ना। अगर अब वेलोसिटीज में रिलेशन बताना है तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव में रिलेशन। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन जो आज डिस्कस करना है हमें। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहले ये शानदार तरीके से मिटो देते हैं और फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं म्यू है 5 ग्राम पर मीटर, टेंशन दे रखी है, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं अंडर रूट टी बाई म्यू से बड़े आराम से, जो कि कितनी आ जाएगी 450 अपॉन 5 ग्राम पर मीटर का जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर, तो ये बन जाएगा 90, 5 9 45, 0 90, 90 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर 4 का अंडर रूट हो जाएगा 300, तो ये हो गई रफ्तार। अब बेटा एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज पावर क्या होती है 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू v, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अभी फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम नहीं। अब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कह रहे हैं 20% ऑफ वेवलेंथ हो सकती है। ये क्यों कह रखा है, क्योंकि बेटा 20 मतलब एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा ना इलोंगेशन बढ़ रहा है,
एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इलोंगेशन बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर इलोंगेशन के बाद हमारे लिए परमिसिबल इलोंगेशन नहीं रह गया, क्योंकि बेटा फिर वो स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, उसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाए, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाए, खाली स्ट्रिंग गर्म हो जाएगी। हम चाहते हैं वही वेव, वही एनर्जी आगे बेटा कम्युनिकेट करे, पूरी की पूरी वही वेव एज इट इज आगे जाए। तो बेटा इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू दी है तो एक लॉजिकल बात है, तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी तो बेटा पावर मैक्सिमम होगी। तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, आइए देखिए कैसे बताएंगे। तो 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा 10 ए स्क्वायर, अच्छा ए को लैम्डा बाय 5 ले लेते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो लैम्डा स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। म्यू क्या है बेटा 5 इंटू 10 की पावर -3, और वी क्या है, वी है यहाँ पे 300। खत्म बेटा। v इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना, इनको मालूम है वेलोसिटी आ गई है, तो न्यू लैम्डा तो वेलोसिटी हो गई, जो नहीं पता थी वो पता लग गई, 300 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये यहां पे लिख देते हैं एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगा 300 स्क्वायर। तो बेटा वैसे अगर मैं देख लूं डायरेक्टली, ये 2 इंटू 10 क्या हो गया 20, 25 100, 100 हो गया, और 100 ये 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3 क्या आ गया 30, ये आ गया 30। अब ये हो गया 300 का स्क्वायर बाय 25, तो 300 और 25, अब 25 इंटू 12 हो जाएगा 300, इतना तो कर ही लेंगे बड़े आराम से कैलकुलेट, है ना। तो बेटा ये आ गया 30, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, 108, और उसके बाद जीरो कितने 3 जीरो, ये हो जाएगी एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 10.8 इंटू 10 की पावर 4 या 1.08 इंटू 10 की पावर 5। सोचा कैसे, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू भी होती है प्यारे बच्चों पावर, है ना, एवरेज पावर, और एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है। एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज पावर की प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो था बेटा खाली उसी की वैल्यू अननोन थी, और कह रहे हैं वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा बाय 5, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो ही एवरेज पावर मैक्सिमम, बस इतना सोचना था। और v इक्वल टू न्यू लैम्डा बन जाएगा। आपको लग रहा था न्यू और लैम्डा दोनों ही गिवन नहीं है, पर वो जो न्यू लैम्डा है वो तो बेटा मिलके क्या बन जाएंगे, कहा गया 2 पाई स्क्वायर, हाँ ये यहाँ पर a को जब आप लैम्डा बाय 5 लिखेंगे, न्यू लैम्डा मिलके वेलोसिटी बन जाएंगे, जो आपको नोन नहीं थे वो इनडायरेक्टली आपको मालूम है। आई होप मैं आपको समझा पाया, कोई खास मुश्किल बात नहीं थी, है ना। बस आपके दिमाग में बस फिक्स होना चाहिए कि घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखिए घबराहट हो जाती है, बड़ी सारी चीजें अननोन है पर वो हट जा रही है ना, वो न्यू लैम्डा आपको मिल जा रहा है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की वैल्यू क्यों दी है, ताकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना आ जाए, है ना। चलिए अब चलते हैं एसओटी क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पे। ये देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। बेटा कह रहे हैं t इक्वल टू 0 पे ये थी वेव इक्वेशन, और t इक्वल टू 1 पे ये हो गई। बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर मेरे को कुछ भी नॉलेज ना हो ग्राफ की, तो भी बड़े आराम से क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि इसी में x के बदले x-4 पुट कर दिया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 2 - x का स्क्वायर था, मैंने x-2 कर दिया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर है ना। तो बेटा आप देखिए इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं x के बदले x-4 पुट करूं तो ये मेरे को एक्सप्रेशन मिल जाता है। दैट इज एक सेकंड बाद क्या चीज हो रही है, जैसे इसमें x के बदले x-4 पुट कर दो, x के बदले x-4 पुट करने में ग्राफ 4 यूनिट आगे बढ़ जाता है, x के बदले x-4 पुट करने में ग्राफ 4 यूनिट आगे बढ़ जाता है। तो बेटा अगर यहां पे x के बदले x-4 पुट करने पे ये आ जा रहा है t इक्वल टू 1 की कंडीशन, दैट इज एक सेकंड में ग्राफ 4 मीटर आगे चला गया। और यहां पर मेरे से पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, वेव वेलोसिटी पूछी गई है, तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 4 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्योंकि x के बदले x-4 पुट कर अगर हम कर रहे हैं तो ग्राफ जो है बेटा 4 यूनिट पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज वेव वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन की रीडिंग करिए, और चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जरा ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे। ये स्नैपशॉट आपको गिवन है ना। वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये वेव वेलोसिटी है। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों बताइए कि इक्वेशन क्या आएगी। बेटा t इक्वल टू 0 पे बस -½ आना चाहिए, सबसे पहली बात ये। x इक्वल टू 0, ये एक्स वाई, ये एक स्नैपशॉट है 0 टाइम पे। तो बेटा y की जो वैल्यू आनी चाहिए, x को भी 0 पुट करिए और टाइम को भी 0 पुट करिए।
तो बेटा -½ चाहिए वैल्यू, -0.5 चाहिए वैल्यू। बेटा वो कब आ सकती है -0.5? सोच के देखिए, -½ आती sin -π/6। तो बेटा ऐसा किस किस ऑप्शन में आ रहा है sin -π/6? ध्यान से देखिए, बी में और डी में, ए और सी में तो +π/6 आ रहा है, हाफ बन रही है वैल्यू। तो बेटा सबसे पहली बात देखो, अब आप कहोगे अब आज करने का तरीका क्वेश्चन अलग हो गया, थ्योरी में अलग बताया था। बेटा आज ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तब मेरे को डेवलप करना था आंसर की एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुने, इंटीजर टाइप अगर ये क्वेश्चन होता है ना, और मेरे से पूछा गया होता बताओ ये कांस्टेंट क्या आएगा, तो फिर मैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करता सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहां पर बेटा 4 ऑप्शन है मेरे पास। तो बेटा सबसे पहली बात मेरे को ये देखना होगा कि जो y की वैल्यू आ रही है x 0 पे t 0 पे -½ आनी चाहिए, दैट इज sin -π/6। ऐसा कितने ऑप्शन में है? बी और डी, 2 ऑप्शन में। अब बेटा मेरी बात सुनिए, वेव अगर आगे जा रही है, ध्यान से देखिए, अगर मैं पीछे का बनाऊं बेटा, थोड़ी देर में पार्टिकल -½ से किधर को आएगा? 0 की तरफ आ रहा है। दैट इज अगर मैं SHM की बात करूं, दैट इज जो y0t होगा वो क्या होना चाहिए बेटा? पार्टिकल इनिशियली -½ पे है। -½ पे होने के 2 तरीके, या तो -π/6 है ना, या तो पाई प्लस π/6 या -5π/6, कुछ भी कह लो, है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी? यहां पे पार्टिकल होगा तो शेडो ऊपर आएगी, शेडो ऊपर आएगी, और यहां पर होगा तो बेटा शेडो नीचे भागेगी। SHM जो करता है वो शेडो करती है ना। तो y0t क्या बनना चाहिए? a sin ωt -π/6, आई एम सॉरी, a sin ωt -π/6 बनना चाहिए, जो कि किस में बन रहा है? a sin ωt -π/6 जो बन रहा है प्यारे बच्चों, वो बन रहा है ऑप्शन डी में। किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में। बहुत ही सिंपल तरीके से आप डी ऑप्शन निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि बेटा जो बी ऑप्शन है उसमें a sin -ωt -π/6, बेटा अगर x को 0 पुट करोगे तो बेटा sin -ωt -π/6 आ रहा है बेटा, जो दूसरा ऑप्शन है जिसमें t इक्वल टू 0 पे तो ये -½ ही दे रहा है बी ऑप्शन, लेकिन बेटा बनना चाहिए sin ωt -π/6, जो कि किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, जो ऐसी स्ट्रिंग पे वेव प्रोड्यूस कर रहा है ना, और कह रहे हैं कि बताइए वेव वेलोसिटी कितनी है? 250 हर्ट्ज, वेवलेंथ पता लग गई 0.4, और कह रहे हैं यहाँ पे जो x है प्यारे बच्चों वो सेंटीमीटर्स में है, तो बेटा लैम्डा हो गया 0.4 सेंटीमीटर, v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करेंगे और बड़े आराम से स्पीड निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी है 250 और लैम्डा है 0.4 सेंटीमीटर, दैट इज इंटू 10 की पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 250 इंटू 4 होता है 1000 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा बेटा आंसर? 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है। तो बेटा क्या किया? v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज किया। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि x के बदले x-4 पुट कर दो तो मेरे को t इक्वल टू 1 वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो t इक्वल टू 1 वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। x के बदले x-4 पुट करना, दैट इज ग्राफ को 4 यूनिट आगे खिसकाना। तो अगर जो पूरा का पूरा वेव है वो 4 यूनिट आगे आ रही है 1 सेकंड में, तो वेव वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। दूसरे वाले में आपको ये देखना था जब वेव आगे बढ़ेगी बेटा, t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे पहले -½ होना चाहिए, 2 ऑप्शन में था, और उसके बाद बेटा ये ऊपर को आ रहा है पार्टिकल, तो वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो बेटा इक्वेशन जो होनी चाहिए थी a sin ωt -π/6। या तो आप डायरेक्टली साइन की वैल्यूज देख लीजिए क्या बन रही हैं बेटा। जब -ωt -π/6 एक ऑप्शन में बन रहा है, एक में ये तो ये क्या बता, जब टाइम बढ़ेगा तो एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, -π/6 से इधर जाए तो नेगेटिव में और बढ़ रही है, जबकि यहां पर होना क्या है? कम होनी है, मैग्नीट्यूड कम होना है। तो बेटा ωt -π/6 होगा, ताकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये 0 की तरफ जा रहा है, और अगर एंगल 0 की तरफ जाएगा तो साइन 0 0, तभी बेटा मेरे को 0 की तरफ जाना है, ना कि इधर को जाना है। अगर कहते वेव इधर जा रही है तो फिर मैं इस तरीके वाला ऑप्शन देखता जिसमें एंगल बढ़ रहा होता। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। आइए चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो मैंने आपको बताया v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा देख लिया आपने 0.4, और v इक्वल टू एफ लैम्डा यूज करके आपने आराम से v निकाल दिया 1 मीटर पर सेकेंड। क्या निकाल दिया? v 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर कह रहे हैं पल्स को यहां से यहां जाने में क्या टाइम लगेगा? बेटा पल्स को जाने में क्या टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। और डिस्टेंस मेरे को कितना गिवन है एक बार मैं बता देता हूं। क्वेश्चन देखिए 1 मीटर है, ये बेटा डिस्टेंस 1 मीटर है, पल्स यहां से जनरेट करिए, 1 मीटर ट्रेवल करने में टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को v से डिनोट करते हैं 1/v।
अब v क्या होगा अंडर रूट टी बाई म्यू, और t क्या होगा बेटा 1 kg का है तो 10 नीचे को फोर्स है तो टेंशन तो पक्का है कि 10 ही होगी, तो अंडर रूट 10 बाई म्यू, म्यू क्या है 0.001 दैट इज ये 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू 10 10 की पावर 4 से 100 बाहर आ जाएगा, ये हो गई वेलोसिटी। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लीजिए, 1/100 कितना आ जाएगा 0.01। तो बेटा आपने क्या किया अंडर रूट टी बाई म्यू से रफ्तार निकाली, अंडर रूट टी बाई म्यू से रफ्तार निकाली और डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपने निकाल लिया टाइम, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन डी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपने क्या निकाल लिया टाइम। ठीक है, अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, कभी कभी मन में आ जाता है कि स्पीड कांस्टेंट क्यों मान ली, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो टेंशन में जो चेंज आ रहा है म्यू बहुत कम है, 1 मीटर लेंथ का मास 0.001 है, तो जो टेंशन में जो चेंज आएगा ऊपर जाके यहाँ पे जो टेंशन होगी 0.01 बढ़ जाएगी। अब 10 प्लस 0.01 क्या फर्क पड़ता है, जी को ही 10 ले लिया है ना, तो बेटा ये इतनी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना रहेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसमें है स्ट्रिंग का मास, ये मत कहना कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर तो बेटा मतलब जो भी मास यहाँ पे टेंशन mg होगी, मान लो स्ट्रिंग का मास m है तो आधे पे mg/2 होगी, तो यहाँ पर तो बेटा टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के मास के कारण ही है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी का पूछा है, तो सबसे पहली बात किसी h पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में करा चुका हूं, आइए इधर बना लेते हैं। h पे वेलोसिटी, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको टेंशन निकालनी पड़ेगी, मान लो टेंशन t है, t क्या हो जाएगा m/l इंटू एच, वैसे मतलब h, चलिए h के साथ बनाने ग्राफ मेरे को, तो m/l इंटू एच, बेटा l लेंथ का मास है m, 1 लेंथ का हो गया m/l, h लेंथ का हो गया m/lh, क्या हो जाएगा m/lh, ये हो जाएगा बेटा 1 लेंथ का मास, ये हो गया h लेंथ का मास इंटू जी, जो उसका वेट है m/lhg उतनी ही हो गई टेंशन, m/lhg ये हो गई टेंशन अंडर रूट टी बाई म्यू, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी अंडर रूट टी बाई म्यू, तो इसको म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ m/l से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट जी एच आ जाएगी, क्या आ जाएगी अंडर रूट जी एच। तो बेटा v वर्सेस h का ग्राफ बनाना है तो v इक्वल टू अंडर रूट h टाइप का रहा है, और अंडर रूट h का ग्राफ कैसा होता है ऐसा, ठीक है इस तरीके से, क्योंकि बेटा y इक्वल टू x जो होता है वो ऐसा होता है ना। अब 0.01 का अंडर रूट 0.1 ऊपर आएगा, 0.04 का अंडर रूट 0.2 ऊपर आएगा, तो यहाँ पे ऊपर, और उसके बाद क्या होता है 4 का अंडर रूट 2 नीचे है। ये थोड़ी सी मैथ्स है, मैंने फिर भी आपको कोशिश करी बताने की, जो अंडर रूट x का ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4ax जो ग्राफ आता है बेटा वो अंडर रूट x का ही तो होता है जो आप ऊपर नीचे बनाते हैं। पर बेटा हमको तो यहाँ पर बतानी वेलोसिटी h पे है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी बेटा, पल्स ऊपर को जा रही है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कैसे कि एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, h लेंथ तक का मास निकाला m/l इंटू एच, l लेंथ का मास m है, 1 लेंथ का m/lh, g m/lh g हो गया वेट, और अंडर रूट टी बाई म्यू से वेलोसिटी निकाली, अंडर रूट जी एच आ गई। ये शानदार तरीके से देखिए मिटो दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें कह रहे हैं जो वेलोसिटी ऑफ वेव है इस पे वो 100 मीटर पर सेकेंड है, म्यू दे रखा 0.01 किलोग्राम पर मीटर, स्मॉल m कैपिटल m का रेशियो या स्मॉल m कैपिटल m, ऐसे ऑप्शंस दिए हैं आपको, तो बताना कौन सा सही होगा। तो आइए देखिए दोनों ही निकाल लेते हैं, स्मॉल m कैपिटल m, ये है इक्विलिब्रियम में। तो पहली बात तो टेंशन जो होगी वो mg कह लीजिए, या mg sin 30 हो जाएगा mg/2, mg cos 30 से मतलब टेंशन या तो आप कह लीजिए mg/2 है या कह लीजिए mg है ना भैया, क्योंकि इक्विलिब्रियम है पूरा सिस्टम, तो टेंशन mg sin 30 के बराबर कह लीजिए या कैपिटल mg। तो यहां से स्मॉल m बाय कैपिटल m तो आपके पास आ गया, कितना आ गया 2, स्मॉल m बाय कैपिटल m 2 आ गया। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो हमको स्मॉल m कैपिटल m पे जाना पड़ेगा। अब अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू, म्यू क्या दे रखा है बेटा 0.01 है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी 100, तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी बेटा निकल के, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर -2 पर मल्टीप्लाई होगा तो टी आ जाएगा 100। 100 का मतलब क्या हो गया, अगर टेंशन को आप 100 पुट करते हो तो कैपिटल एम आ जा रहा है आपके पास 10 और स्मॉल एम क्या आ जाएगा 20 है ना, और यही आंसर है बेटा। टेंशन को 100 पुट कर दो तो जी 10 है, कट जाएगा एक 0, 20 बन जाएगा, और यहाँ पे तो खाली जी कटेगा, कैपिटल एम 10 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आप कर पाए हैं। तो बेटा आपको सोचना क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई म्यू इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कैपिटल एम जी हो जाएगी, और यहाँ पे टेंशन एम जी साइन 30, क्योंकि एम जी कॉस 30 जो हो तो नॉर्मल के बराबर, उसका टेंशन में कोई लेन देन नहीं,
तो अपने पास टाइम भी नहीं था फालतू बनाने के लिए, हमने उसको बनाया भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 7th, इसमें पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर 6 मीटर्स अपार्ट। बेटा मैंने आपको ना, जब मैंने वेव इक्वेशन डिराइव कराई थी, मैंने कहा था मान लो ये 2 तरीकों से कराई थी, अभी मैं उस तरीके पे जा रहा हूं जिसको जल्दी से रिवाइज करा पाऊं। तो बेटा अगर ये स्नैपशॉट है t=0 पे, तो ये इक्वेशन किस टाइप की है, a sin kx टाइप की इक्वेशन है। अगर मान लो एम्पलीट्यूड a है तो ये हो गया y=a sin kx, और साइन के अंदर जो आता है उसको बोलते हैं फेज। अब बेटा टी टाइम पे क्या होगा, अगर ये t=0 पे, अगर ये t=0 पे है तो टी टाइम पे क्या होगा, ग्राफ vt आगे खिसक जाएगा, x के बदले x माइनस vt पुट कर देते थे। पर बेटा जो फेज डिफरेंस है ना किसी पॉइंट पे, 2 पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है के x माइनस वीटी, x के बदले x माइनस वीटी पुट कर देते थे। बेटा के वीटी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ये वाली क्वांटिटी जो टाइम वाली क्वांटिटी वो तो दोनों के लिए सेम होगी, जो फर्क है बेटा वो x वाली क्वांटिटी है kx। एक पे फेज डिफरेंस मतलब एक पे फेज kx1 होगा, दूसरे पे kx2। बेटा जब मैंने आपको SHM पढ़ाया था तो भी बताया था, एक फेज में अगर आगे चल रहा है तो बेसिकली वो पहले एक्सट्रीम पे है दूसरा बाद में, वो पहले एक्सट्रीम पे दूसरा बाद, एक पहले मीन पे दूसरा बाद, एक पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पे दूसरा बाद में, पीछे उसको फॉलो कर रहा है। लेफ्ट ये वाला हाथ लीड कर रहा है और ये वाला हाथ लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। और यही चीज यहां पे भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी। मान लो वेव आगे बढ़ रही है, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये अब देखो जब ये वेव आगे बढ़ेगी है ना, अब यहां पर क्या होगा बेटा, अगर वेव इधर से इधर आ रही है, वेव अगर इधर से इधर आ रही है तो ये पहले मीन पे रहा होगा जब वेव यहां पे होगी। अभी ये यहां पे, ये इस चीज यहां पर पॉजिटिव एक्सट्रीम पहले आएगी और इस पे बाद में आएगी, ये आगे रहेगा, ये इसको फॉलो करेगा। तो अब बेटा जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो के डेल्टा एक्स के कारण आएगा, जिस पे वेव पहले पहुंचेगी। मैं कह रहा हूं मान लो एक जस्ट एक कंडीशन ले रहा हूं, ध्यान से सोचिए। अगर ये आ रही है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहां पर मीन पोजीशन पहले आएगी, ये बाद में आएगा जब ये वेव पहुंचेगी, ये पहले एक्सट्रीम पे आएगा, यहां पे बाद में पहुंचेगी, बाद में एक्सट्रीम, तो ये आगे रहेगा, ये उसको फॉलो करेगा। यहां कंडीशन कुछ ऐसी रहेगी। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और फेज डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, इसके कारण, के एक्स के कारण, क्योंकि के वी टी वाला बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पे बताना होता है ना। तो के एक्स के कारण बेटा, अब के एक्स 1 एक जगह पे और दूसरे पे उस पे वैल्यू क्या होगी, x2 पे क्या वैल्यू होगी, के x2। तो के डेल्टा एक्स बेसिकली फेज डिफरेंस है। जो पार्टिकल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे होंगे उसमें फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स, क्योंकि जो फेज की ये वाली क्वांटिटी इसको देखना ही नहीं, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम है। तो के x1 के x2 में डिफरेंस देखना के डेल्टा एक्स। और आप ऐसा भी कह सकते हैं बेटा, यहां पर फेज की वैल्यू 0 थी, लेमडा पे 2 पाई हो गई, तो लेमडा लेंथ में 2 पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। याद रखने के लिए आसान रहेगा, लेमडा लेंथ में 2 पाई का फेज डिफरेंस, 1 लेंथ में 2 पाई बाय लेमडा का, और डेल्टा एक्स लेंथ में कितने का हो जाएगा फेज डिफरेंस, 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। अरे वाह, ये तो वही चीज आ गई, के डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस क्या आ गया, 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस क्या आ गया, 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, मेरी बात सुनिए ध्यान से। बेटा लेमडा लेंथ में, लेमडा में 2 पाई से बढ़ गई एंगल, फेज एंगल, तो लेमडा में 2 पाई का फेज डिफरेंस, 1 लेंथ में 2 पाई बाय लेमडा का, डेल्टा एक्स में 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। डेल्टा फाई क्या निकल के आ रहा है, 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स, है ना। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस। अब बेटा यहां पर जो क्वेश्चन था वो क्या था, 6 मीटर डिस्टेंस पे जो है उसमें बताओ फेज डिफरेंस कितना, v इक्वल टू एफ लेमडा। f कितना होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज 100 लेमडा। तो लेमडा कितना निकल के आ रहा है यहां से, वेलोसिटी ये है, 1 बाय टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड देख रखा था मेरे को इसमें 7th क्वेश्चन में मेरे को दे के रखा था, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.04 ओ सॉरी मैंने 0.01 लिख दिया, तो ये 0.04 था। तो 1 बाय टाइम पीरियड से जो फ्रीक्वेंसी आएगी 1 बाय 0.04, ये कितना आ जाएगा 100 बाय 4, दैट इज 25। तो लेमडा आ जाएगा 12, लेमडा क्या आ जाएगा 12। अब फेज डिफरेंस बताना है, वो क्या होगा 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस, लेमडा क्या हो जाएगा 12, और पाथ डिफरेंस बेटा द पार्टिकल्स आर 6 मीटर्स अपार्ट, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 2 12, और ये 2 ऊपर से कटेगा पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा पाई, आंसर क्या हो जाएगा पाई। बेसिकली लेमडा बाय 2 की दूरी पे, कितनी दूरी पे, लेमडा बाय 2। इसका मतलब अगर एक यहां पे है तो दूसरा यहां पे, एक ऊपर जाने लगा है तो दूसरा नीचे जाने लगा है। अब एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, इसका मतलब ही क्या हुआ,
एक यहां पे और दूसरा यहां पे। अगर मैं फेजर से बात करूं, जो हमने सर्कल डायग्राम पढ़ा था, तो ये ऊपर जा रहा होगा, इसकी शेडो ऊपर जाएगी तो इसकी शेडो नीचे जाएगी। फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा हमने सीखा क्या, लेमडा पाथ लेंथ में 2 पाई का फेज डिफरेंस आता है, 1 पाथ लेंथ में 2 पाई बाय लेमडा का, डेल्टा एक्स में 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। तो जो पार्टिकल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे होंगे उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स। आइए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो एसओटी का आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं। बेटा कह रहे हैं इस इक्वेशन से क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ये वेव किस तरफ को जा रही है? क्या ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है? क्या ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना? क्या हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते? बेटा पहली बात तो ये है तो वेव ही। क्यों? क्योंकि फंक्शन बाउंड है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है ना। जब ये क्वांटिटी जीरो होगी तो 3/a² ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर मिनिमम। और जब ये इनफाइनाइट होगा तो जीरो, तो बाउंड है, मतलब इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहा है ना। मैं आपको पहले भी ये फंक्शन डिस्कस कर चुका हूं। t=0 पे फंक्शन क्या रहा होगा, दैट इज x0 की बात करें, t=0 पे क्या रहा होगा स्नैपशॉट, तो ये रहा होगा 3/a² प्लस x²। अब x के बदले x प्लस 3t पुट कर दिया, दैट इज ग्राफ जो है बेटा t टाइम में 3t इधर जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। वैसे भी लीनियर फंक्शन जो होता है, जो लीनियर वाला पार्ट होता है, उसी को ही मैंने आपको बताया था, जीरो करें और x/t निकाल ले, वही वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी -3 आ रही है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन। दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव x डायरेक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों। इसको देखते ही बेटा ये a² प्लस x² है। a² प्लस x² किस तरीके का ग्राफ होगा? ऐसा, है ना, क्योंकि x² यहां से पास करता है प्लस a²। अब उसका रेसिप्रोकल बनाना है, तो बेटा जो भी ये वैल्यू है, अगर ये 10 है तो 1/10 0.1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू घटेगी। तो बेटा बाउंड है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो वेव फंक्शन है। अब बेटा बस कह रहे हैं x के बदले x प्लस 3t पुट कर दो, दैट इज ग्राफ को 3t पीछे खिसकाना है बेटा t टाइम में। तो 1 सेकंड में 3 पीछे खिसकाना होगा, दैट इज वेव वेलोसिटी हो गई -3 मीटर पर सेकंड, या कह सकता हूं वेव स्पीड इज 3 मीटर पर सेकंड एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव x डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव x डायरेक्शन। कोई भी फंक्शन हो, मैंने आपको बेटा थ्योरी पार्ट में भी बताया था, तो लीनियर पार्ट वाला जो है ax प्लस bt या ax माइनस bt, उसको जीरो करें, x/t निकाल लें, है ना। और x/t ही वेलोसिटी है। पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव आए तो नेगेटिव डायरेक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं आगे।